हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत प्रताप सिंह आपसे यूट्यूब पर जुड़ गया हूँ। जो विभिन्न तरह की जो समस्याएं होती हैं उन पे बात करेंगे। और वैसे तो कोई माध्यम नहीं था जिससे कि आप लोगों से बात करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी समस्या पे फ़ोन करते हैं या उस पर जानकारी लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न एक चैनल बना के आप लोगों से जुड़ा जाए। और मेरे चैनल का नाम है हैंडी टॉक विद अजीत। काफ़ी अलग अलग समस्याओं पे यूजफुल टॉक करेंगे। अभी आज एक टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है बेटियों की शादी में या पढ़ाई में होने वाले खर्च को लेके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन कहीं कहीं माता पिता को उनकी शादी के खर्च जो होने वाला वो थोड़ा परेशान किया रहता है। पढ़ाई के लिए भी है। तो ऐसा क्या करें कि उस समस्या से बचा जाए। तो उसके लिए कुछ कुछ जवाब देखेंगे। जैसे कि एक तो ये है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और हर साल खर्च भी, किसी भी चीज़ का वो खर्च बढ़ता जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी को अपनी बेटी की शादी इस साल करनी है तो 7 लाख रुपए खर्च हो रहा है। 7 लाख एक आम आदमी के लिए एवरेज बात कर रहे हैं। वैसे तो कोई सीमा नहीं होती है, कोई 50 लाख खर्च करता है, करोड़ों लोग खर्च करते हैं। लेकिन जो 50 लाख खर्च करते हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं, उनको कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। उनका इस तरह से व्यवस्था होती है कि सब अपने आप अरेंजमेंट हो जाता है। बात उनकी कर रहे हैं जैसे 7 लाख वाले की। तो महंगाई के हिसाब से अगर 5 साल बाद शादी आप करते हैं, जो आज 7 लाख खर्च हो रहा है वो 10 लाख हो जाएगा। 15 साल बाद, वो 10 साल बाद अगर शादी करते हैं तो वो 15 लाख हो जाएगा। 15 साल बाद शादी करते हैं तो 20 लाख हो जाएगा। और उसके बाद अगर 20 साल बाद शादी बेटी करते हैं तो 25 लाख हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप पूरे 20 साल टेंशन में रहें। उससे अच्छा है कि आप कुछ योजनाएं बनाएं, कुछ प्लान करें। बहुत से प्लान हैं, पहले भी लोग करते थे, आज भी लोग करते हैं। और उन प्लान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई, अगर आप टेंशन से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और बिना किए तो कुछ होता नहीं है। कबीरदास जी का भी एक दोहा है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुर करेगा कब। तो आप ये मान लीजिए कि हमें अपनी बेटी की शादी इसी साल करनी है। तो 7 लाख रुपए आपके पास हैं, अच्छी बात है। नहीं है तो आप अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते हैं तो आज की जो दुनिया है उसके हिसाब चलिए। आज की दुनिया किस्तों पे चल रही है। जिसको बाइक लेनी है किस्तों पे ले लिया, कार लेनी है किस्तों पे ले लिया, घर लेना है किस्तों पे ले लिया। तो बेटी की शादी में होने वाले खर्च की को भी हम किस्तों के रूप में जमा कर सकते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं। तो इस तरह ऐसी हम 7 योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। जिसमें पहली योजना है प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, दूसरा है बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, तीसरा है LIC कन्यादान योजना, चौथी है सुकन्या समृद्धि योजना, पांचवा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, और 7वां पॉइंट है सिप। ये भी म्यूचुअल फंड ही जैसा है। अब एक एक करके थोड़ा डिटेल हम लेंगे सबका, क्योंकि जो 7 योजनाएं हैं इनको हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आगे के पार्ट हम बनाएंगे। अभी हम सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। तो जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि प्रॉपर्टी खरीदना एक अच्छा निर्णय होता है। पहले भी लोग ये निर्णय लेते रहे हैं। तो आप जिस शहर में भी रहते हो उस शहर में अपना प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि 7 लाख में क्या मिलेगा तो मिलेगा। शहर में थोड़ा किनारे आप ले लीजिए,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो किनारे लेके, मेरे ही जानने वाले कई थे जो शहर में किनारे प्रॉपर्टी 2 लाख में जो 2005 में लिए थे, 18 साल बाद यानी 2023 में 60-60 लाख की हो गई है। तो प्रॉपर्टी में आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है बैंक में एफडी करना। तो बैंक में एफडी जो है ये भी पुराना पुराना मतलब वो है, तरीका है। लोग एफडी में पैसा लगाते थे, लेकिन इसमें आपको एक साथ में ही लगाना पड़ेगा पैसा, किस्तों वाला नहीं हिसाब चलेगा। और बैंकें जो हैं 2.5 से 9% तक इसमें वार्षिक ब्याज देती हैं। और हालांकि वो अलग बैंक हैं, आप लोग तो ज़्यादातर जो अपनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों में अगर आप एफडी कराते हैं तो इसमें लोग मोटा एक 7% आपको ब्याज मिलता है। तो 7% पे अगर मान लेते हैं कि 7 लाख आप लगाते हैं 5 साल बाद, तो वो लगभग 10 लाख हो जाएगा, जो कि महंगाई के हिसाब से 5 साल बाद बेटी की शादी में 10 ही लाख खर्च होंगे तो ही 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद अगर यही एफडी आप 7 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाते हैं तो 14 लाख हो जाएगा। इस फार्मूले से मैंने कैलकुलेट किया है कि 14 लाख हो जाएगा। और जिस महंगाई के हिसाब से हमने जो अभी पहले बताया था कि 10 साल बाद शादी में खर्चा बेटी में 15 लाख हो जाएगा, तो 14-15 लाख लगभग उसके बराबर ही है। उसके बाद में अगर आप 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करते हैं, तो 15 साल में जो आपने 7 लाख रुपए लगाया है वो आपको 20 लाख मिलेगा। और जो कि शादी में 15 साल बाद वही महंगाई सब बढ़ के 20 लाख लगभग खर्च होगा, तो एकदम बराबर हो गया। उसके बाद में अगर 20 साल के लिए एफडी आप करते हैं तो 7 लाख रुपए 20 साल में आपका लगभग 27 लाख हो जाएगा। और 20 साल बाद जो आज 7 लाख जितना खर्च हो रहा है वो 20 साल बाद महंगाई के साथ में 25 लाख खर्च होगा, यानी लगभग ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो अच्छी योजना है। बस इसमें यह है कि आपको एक साथ पैसा जमा करना पड़ेगा। तीसरी योजना है LIC कन्यादान योजना। LIC ब्रांडेड नेम है, हर घर में LIC की 1-2 पॉलिसी होती हैं। ये भी एक पॉलिसी है जो LIC कन्यादान योजना के नाम से है। इसमें अच्छी एक बात है कि आपको इकट्ठा नहीं आपको देना है, और चूंकि इंश्योरेंस है तो किसी भी मिस हैपनिंग के लिए भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पर डे आप मान लें कि पर डे 121 रुपये के हिसाब से 36 रुपये महीने आप देते हैं, और आपको 22 साल तक जमा करने हैं। और ये योजना 13 साल से लेके 25 साल तक के लिए ले सकते हैं, और 3 साल कम पैसा जमा करना पड़ता है। तो अगर 13 साल वाली लेते हैं 10 साल तक पैसा जमा करना है, 13 साल बाद आपको मिल जाएगा इकट्ठा जो भी है। वैसे जो 25 साल वाली योजना है 22 साल तक आपको पैसा जमा करना है, 25 साल में आपको पूरा मिल जाएगा। तो एक मोटा वैसे तो इस पर भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मोटा अगर देखें तो अगर आप 36 रुपये महीने जमा करते हैं, 22 साल तक जमा करते हैं, तो 25 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 27 लाख ही होगा। उतना ही होगा जितना एफडी में जमा किया था, बस उसमें आपने 7 लाख इकट्ठे दिया था। इसमें आप 9.5 लाख देंगे लेकिन वो 22 साल में देंगे, जो उसका मतलब बहुत कम है। 22 साल में 9.5 लाख रुपए कुछ मान्य नहीं रहता। अब 27 लाख मिलेगा, जो कि 20 साल बाद 25 लाख खर्चा, 25 साल बाद वही 27-30 लाख खर्चा होगा, उतना आपको इससे मिल जाएगा। उसके बाद में अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार द्वारा समर्थित है और गारंटेड आपको पैसा मिलेगा। ये इसमें भी आपको इकट्ठे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15 साल तक। और इसमें अगर आपकी बेटी 10 साल से कम है तो इस योजना में आप शामिल हो सकते हैं, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो अगर इसमें 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा, और जो इसमें मैच्योरिटी टाइम है, मतलब जब आपको पैसा मिलेगा तो 21 साल बाद या 18 साल के बाद, जब भी आपकी बेटी की शादी हो तब तक इस योजना में रह सकते हैं।
तो इसका अगर वीडियो इसका भी अलग ज़रूर बनाएंगे। बस मोटा मोटा अगर इसका समझें कि वैसे तो मिनिमम 1 साल में हम जमा हर साल करना है 15 साल तक में, तो दिक्कत होगी। तो मिनिमम 250 रुपये जमा करते हैं, तो 250 तो जमा ही कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 1.5 लाख 1 साल में जमा कर सकते हैं। तो अगर हम एक मोटे तौर पे लें तो 1 साल में अगर 1 लाख रुपए अगर जमा करते हैं, 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो 15 साल आपने 15 लाख जमा किया, और उसके 6 साल बाद आपको कुछ देना नहीं है, वो इंटरेस्ट पे ही आपको मिलता रहेगा। तो 21 साल बाद आपको जो 1 लाख रुपए करके आपने 15 लाख दिया, वो आपको 44 लाख मिल जाएगा। 44 लाख 21 साल बाद, यानी काफ़ी पैसा मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे हो रही थी कि हम इसका आधा कर दें, अगर 1 लाख नहीं जमा कर सकते हैं, 50,000 एक साल में जमा करेंगे, तो 15 साल में आप 50,000 के हिसाब से 7.5 लाख जमा करेंगे, और आपको 21 साल बाद पैसा मिलेगा उसका, आप 44 का आधा 22 लाख आपको मिल जाएगा। अगर आप 7 ही लाख वाली, एक दिमाग में बात है कि 7 ही लाख आपको देना है अपने हिसाब से, कुछ कम ज़्यादा करके 15 साल में 7 लाख अगर आपको देना है, तो आपको 20.5 लाख रुपए लगभग मिल जाएंगे 21 साल बाद। तो इसमें भी अच्छा है कि आपने जो पैसा दिया 7-7.5 लाख या 15 लाख, जो भी आपने दिया, वो दिया तो 15 साल में है। अब आपको 21 साल में खर्च भर का पैसा मिल जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। उसके बाद में शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में ये तो पता नहीं कि कई गुना 10, 20, 50 कई गुना हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सजेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें नुकसान होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो फिर भी जो अच्छे से कर सकता है करे, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड, तो जो लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं ज़्यादा जानते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। इसमें 12% रिटर्न रहता है, तो ये अच्छा है। इसमें आपको नहीं, जिस संस्थान में जहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे, वो खुद ही अपना जहाँ भी इन्वेस्ट करना होगा आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बस ये है कि रिस्क इसमें भी रहता है। उसके बाद में जो 7वीं योजना है सिप, ये म्यूचुअल फंड जैसे ही है। अब जैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में तो आपको इकट्ठा पैसा आपके पास होना चाहिए, इसमें किस्तों की तरह जो LIC, कन्यादान और सुकन्या समृद्धि जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी तरह से। और म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा लगना है, वैसे इसमें भी उसी तरह से, मतलब ये शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जैसे ही लगभग रिटर्न मिलने के आसार होते हैं, थोड़ा जोखिम भी होता है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, और प्लान आप ज़रूर करिए, क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं है, कल किस हालत में होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, सक्षम होंगे, अक्षम होंगे नहीं होंगे, बहुत से फैक्टर लगे रहते हैं। और कबीरदास जी का जो दुआ है, काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में परले होएगा, और करेगा कब। तो आपको आज ही करना है, आज से ही शुरू करना है, और अच्छे से प्लान में अपने हिसाब से जुड़ना है। इन प्लान का डिटेल दूसरे वीडियो में बनाएंगे। और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।